तो चलिए आज बात करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक के एक क्लासिक हिंदी थ्रिलर आई विटनेस की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसकी रियलिस्टिक कहानी और दमदार किरदार इसे आज भी एक मास्टरपीस बनाते हैं। आइए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है बस इस एक लाइन से, कुछ निपट जाने वाला था। सोचिए, ये एक लाइन ही अपने आप में कितना गहरा सस्पेंस और एक अनहोनी गम माहौल बना देती है। ये एक शानदार तरीका है पढ़ने वाले को पहली ही लाइन से पकड़ लेने का। ये साफ इशारा है कि आगे कुछ बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। क्राइम फिक्शन की दुनिया का एक सीधा सा नियम है कि कोई भी नेकी बिना सजा के नहीं रहती। तो सवाल ये है कि इसकी कीमत आखिर चुकाएगा कौन? यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, जहां एक अच्छा काम घटनाओं का एक ऐसा चक्र शुरू कर देता है जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। सड़क पर एक अजनबी और एक सुनसान हाईवे पर लिया गया बस एक फैसला जो सब कुछ बदल कर रख देता है। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। मामला बहुत सीधा सा लगता है ना। कहानी का हीरो अल्फांजो अपनी कार रोकता है दो फंसे हुए मुसाफिरों नागर्थ और उसकी साथी टीना की मदद करने के लिए। ये एक एकदम क्लासिक गलत समय गलत जगह वाली सिचुएशन है जो पूरे प्लॉट को आगे बढ़ाती है। और यहीं से एक छोटी सी मदद, एक नेक काम कैसे एक भयानक बवंडर में बदल जाता है, ये हम देखते हैं। कहानी यहाँ से एक हिंसक और बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है, जहाँ अल्फांजो सीधा हत्या के जुर्म में फंस जाता है। और फिर अचानक हाईवे पर एक एम्बेसडर कार रास्ता रोक लेती है और बंदूकधारी सामने आ जाते हैं। तो ये कोई मामूली कार खराबी नहीं थी, ये एक प्लानिंग के साथ किया गया हमला था। यहीं से कहानी की रफ्तार एकदम से तूफानी हो जाती है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अल्फांजो का रिएक्शन देखिए। वो ब्रेक लगाने के बजाय कार की स्पीड और बढ़ा देता है। उसकी ड्राइविंग स्किल्स और उसके साथी का सटीक जवाबी हमला ये साफ कर देता है कि ये कोई आम शरीफ लोग नहीं हैं। यहीं हमें पहली बार उनके कैरेक्टर की गहराई का अंदाजा होता है। कुछ देर बाद नागरथ की लाश मिलती है और पुलिस को उसकी रिवॉल्वर के अंदर की गोलियों पर अल्फांजो की उंगलियों के निशान मिलते हैं। अब ये जो डिटेल है ना, ये इस कहानी को जबरदस्त रियलिस्टिक बनाती है। सिर्फ बंदूक पर नहीं, बल्कि गोलियों पर निशान। ये वो बारीक डिटेल है जो अल्फांजो के लिए बचने के सारे रास्ते बंद कर देती है। अब देखिए, एक भागा हुआ मुजरिम क्या करता है। अल्फांजो घबराता नहीं है। उसका दिमाग एक प्रोफेशनल की तरह काम करता है। वो एक पुराने कॉन्टैक्ट को ब्लैकमेल करके रहने की जगह, कपड़े और एक चोरी की कार का इंतजाम करता है। और फिर उसका अगला कदम होता है एकमात्र गवाह टीना के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ये उसके प्रैक्टिकल सोच और अनुभव को दिखाता है, जो कहानी को बिल्कुल जमीनी हकीकत से जोड़े रखता है। तो अब कहानी में एंट्री होती है धोखे की, और एक ऐसे किरदार की जिसका अपना ही एक अलग खेल है। यहाँ हम किरदारों के बीच के उलझे हुए रिश्तों और धोखे के खेल को समझेंगे, जिसमें टीना यानी फेम फैटाल एक बहुत ही अहम किरदार है। चलिए जरा इन किरदारों के खेल को समझते हैं। एक तरफ है नागरथ, वो चोर जिसे अपने 5 करोड़ के गहने वापस चाहिए। दूसरी तरफ है मास्टरमाइंड सुधाकर राव, जो टीना का इस्तेमाल करके वही गहने खुद हड़पना चाहता है। और बीच में है टीना, जो इन सबको धोखा देकर खुद वो दौलत हासिल करना चाहती है। और इन सबके बीच फंसा है अल्फांसो, जो बस अपनी जान बचाकर अपना नाम साफ करना चाहता है। तो अब बनता है एक अजीब सा गठबंधन अल्फांजो और टीना के बीच। ये कोई दोस्ती या भरोसे का रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जरूरत का गठबंधन है। अल्फांजो को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए टीना चाहिए और टीना को गहनों तक पहुंचने के लिए अल्फांजो। मतलब दोनों ही एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी वजह से कहानी में लगातार एक टेंशन बनी रहती है। टीना का ये एक डायलॉग उसके पूरे कैरेक्टर को खोल कर रख देता है। वो कहती है, मैं भोली थी, दौलत नहीं झटक पाई, लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई है। अब मैं ये खेल जीतने के लिए खेल सकती हूँ। इससे साफ पता चलता है कि वो सिर्फ एक मोहरा नहीं, बल्कि एक मजबूत खिलाड़ी है, जो अपने पास से सीख चुकी है और अब जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इसके बाद शुरू होती है वक्त से रेस, छिपे हुए खजाने की एक ऐसी तलाश जो एक जानलेवा सफर साबित होती है। यहाँ कहानी का सस्पेंस और थ्रिल अपने पीक पर पहुंच जाता है। अब खजाने की तलाश इन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जो खुद एक दुश्मन है। पानी के नीचे की तंग और घुमावदार गुफाओं का एक भूल भुलैया।
यहाँ पर लेखक ने माहौल का इतने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है कि वो डर और रियलिज्म दोनों को एक नए लेवल पर ले जाता है। सोचिए जरा उस सिचुएशन को, एक जैसी दिखने वाली सुरंगों का जाल, बढ़ता हुआ समुद्री ज्वार जो उन्हें कभी भी फंसा सकता है, लगातार घटती हुई ऑक्सीजन और इन सबसे बढ़कर खो जाने का मनोवैज्ञानिक डर, ये सब मिलकर जिंदा रहने की एक ऐसी तनावपूर्ण और असली लगने वाली जंग बनाते हैं जो आपको सांस नहीं लेने देती। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, धोखे के उस जाल पर, जहां ये साफ हो जाता है कि इस दुनिया में भरोसा करना ही सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ सारी साजिशें और धोखे अपने हिंसक अंजाम तक पहुंचते हैं। कहानी का क्लाइमैक्स, मास्टरमाइंड सुधाकर राव आ पहुंचता है। वो टीना को बंधक बना लेता है और गहनों की मांग करता है। ये एक क्लासिक थ्रिलर सिचुएशन है जहां एक पल को लगता है कि बस अब सब खत्म। लेकिन यहीं पर अल्फोंसो का कैरेक्टर, उसकी असलियत सामने आती है। वो सिर्फ ताकत से नहीं जीतता, बल्कि अपने दिमाग और समुद्र के तजुर्बे से जीतता है। वो उस हिलती डुलती मोटरबोट को ही एक हथियार बना लेता है और राव को हरा देता है। ये जीत उसके किरदार के हिसाब से बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय लगती है। दुश्मन तो गया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही मौका मिलता है, टीना अपना असली रंग दिखाती है। वो पैसों से भरा ब्रीफकेस उठाती है और रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। ये अंतिम धोखा उसके किरदार को पूरा करता है। वो हमेशा से सिर्फ अपने फायदे के लिए ही खेल रही थी। तो टीना अपने साथ कितना पैसा ले गई? 0। ये एक छोटा सा जवाब एक बड़ा सस्पेंस पैदा करता है और असली क्लाइमैक्स के लिए मंच तैयार करता है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अल्फांसो असली पैसे सामने रखता है, जिसे उसने कहीं और छिपाया हुआ था। उसे टीना के धोखे का अंदाजा पहले से ही था। ये बात साबित करती है कि उसकी दूर की सोच और दुनिया की कड़वी समझ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो हमेशा सबसे एक कदम आगे था। तो सवाल ये उठता है कि झूठ और बदलती वफादारियों की इस दुनिया में असली आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह आखिर कौन था? क्या वो जिसने सिर्फ जुर्म होते हुए देखा, या फिर वो जो हर किसी के झूठ और धोखे के आर पार देख सकता था? ये सवाल कहानी के टाइटल को एक नई गहराई देता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।